Hello and welcome to my channel Proton Tribe. I am Arun Singh and the topic of today's discussion is thermal properties of matter. This video is for class 11th students who are studying in CBSE ICSE board, and today I'll be discussing about heat, temperature scales, thermometers and how the calibration of the thermometers is done. So let's start our video. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. अगर आप किसी एक आम आदमी से ये पूछें कि किसी गर्म ऑब्जेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब ये है कि उसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी है, तो वो ज़रूर ये कहेगा कि हाँ ऐसा ही होता है. लेकिन एक्चुअली में ये एक गलत थॉट है. तो आइए इसको पहले समझते हैं. आप लोगों ने फायर क्रैकर्स देखे होंगे. फायर क्रैकर्स के जो स्पार्क्स होते हैं उनका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है. जबकि ये स्पार्क आपके ऊपर आपके बॉडी से दिवाली वगैरह में जो बच्चे खेलते हैं उनसे टकराते भी हैं, लेकिन इससे उनको कोई डैमेज नहीं होता, स्किन बर्न नहीं होती. वहीं अगर एक कप है जिसमें पानी है और वो वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर को बॉईल करके रखा गया है, अगर ये पानी आप पर फैल जाए, आपके हाथ पर गिर जाए, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, सीवियर बर्निंग होती है. तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि हॉट वाटर जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है वो ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है, जबकि 1000 सेल्सियस का एक स्पार्क आपको डैमेज कॉज नहीं करता है. इसके पीछे वजह ये है कि जो भी हीट एनर्जी आप रिसीव करते हैं वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, साथ में इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप कांटेक्ट में हैं उसका टोटल मास कितना है, उसके पास कितना हीट एनर्जी है जो आपको रिसीव हो रहा है. 1000 डिग्री सेल्सियस पर जो स्पार्क है वो आपको उतना हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता जितना कि 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर प्रोवाइड करता है. इस एग्जाम्पल से आप ये एक स्टेटमेंट इन्फर कर सकते हैं कि टेम्परेचर अलोन can't tell the amount of energy contained within the body, contained, or you can say associated with the body. Let's take another example to understand the difference between temperature and heat. So if you touch the metal handles, metal objects during the winter, then you can sense that the metal handles are cold. And on the very same day, if you are in contact with a hot coffee mug, then you can sense that it is hot. So human body can sense the hotness and coldness of the object by being in contact with that. But every human has not the same sensation. That's why the human behavior also plays role here. तो हम ह्यूमन का जो नेचर है उसको हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक अच्छा स्केल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति जब किसी बॉडी को टच करता है वो किसी को ज़्यादा कोल्ड, किसी को कम कोल्ड, किसी को कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा हॉट अपीयर हो सकता है. इसीलिए अगर हमने जो थर्मोमीटर इन्वेंट किए हैं, थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो एक ह्यूमन बिहेवियर की तरह नहीं है. ह्यूमन बिहेवियर तो चेंज हो सकता है, लेकिन थर्मोमीटर का जो नेचर है वो रिलायबल है. तो ऐसे थर्मोमीटर्स अगर हम यूज़ करें जिससे कि हम पता करें कि एक्चुअली में बॉडी मेटल ऑब्जेक्ट का कितना टेम्परेचर है और कॉफ़ी का कितना टेम्परेचर है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें एक थर्मोमीटर लगा देते हैं. तो मेटल ऑब्जेक्ट का जो थर्मोमीटर हमने अटैच किया है और एक ह्यूमन बॉडी से अटैच कर देते हैं, इसी तरीके से कॉफ़ी मग और ह्यूमन से अटैच कर देते हैं थर्मोमीटर. तो अगर ह्यूमन बॉडी का थर्मोमीटर टेम्परेचर शो करता है T1, मेटल से जो कॉन्टैक्ट में, जो कॉफ़ी मग के साथ कॉन्टैक्ट में, वो टेम्परेचर T2 शो करता है. तो आपको पता चलेगा कि जो मेटल जो कोल्ड अपीयर होती है उसका टेम्परेचर T2 ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर T1
से कम है। वहीं कॉफ़ी मग का जो टेम्परेचर है T2 वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर T1 से ज़्यादा है। और टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हीट का फ्लो होता है। फ्लो ऑफ हीट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हीट का डायरेक्शन क्या है फ्लो का। तो फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट बॉडी मीन्स बॉडी एट हाई टेम्परेचर, ओके, हायर टेम्परेचर, टू cold body that is at lower temperature. So when you are in contact with the metal, you lose heat energy while the person in contact with the coffee mug receives the heat energy. तो जब आप हीट एनर्जी लूज़ करते हैं, जब हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर चली जाती है, तो लॉस्ट एनर्जी के केस में आपको फील होता है कि ऑब्जेक्ट कोल्ड है। वहीं जब आप एनर्जी रिसीव करते हैं, आप एनर्जी गेन करते हैं, तब आपको फील होता है वो हॉट है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस ये जब भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हीट के एक्सचेंज होते हैं। और हीट का एक्सचेंज जब होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर ह्यूमन बॉडी के बराबर है और ह्यूमन उस बॉडी को टच करता है, उस केस में कांटेक्ट में आपको वो बॉडी ना तो कोल्ड अपीयर होगी ना हॉट अपीयर होगी, क्योंकि आपकी बॉडी ना तो हीट रिसीव करेगी ना गेन करेगी, क्योंकि बॉडी, ह्यूमन बॉडी और वो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे हैं। इस डिस्कशन से, इस आइडिया से हमको ये समझ में आता है कि ह्यूमंस को हॉटनेस और कोल्डनेस का सेंस जब ही होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होते हैं और हीट का एक्सचेंज होता है। अगर हम हीट और टेम्परेचर को डिफाइन करें तो टेम्परेचर ये बताता है कि कौन सी बॉडी कितनी हॉट है, कौन सी बॉडी कितनी कोल्ड है। कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है, कम, और कितना ज़्यादा है ये हमें उसके टेम्परेचर से पता चलता है। मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इसका जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो केल्विन या डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में सीखेंगे। वहीं एक तरफ हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है हुज एक्सचेंज गिव्स सेंसेशन of hotness and coldness in human और ये एनर्जी है। दैट्स वाई इट्स SI यूनिट इज जूल, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल J। और इसका जो CGS यूनिट है, CGS यूनिट जो है वो है कैलोरी। और आप कन्वर्जन याद रखिएगा कि 1 कैलोरी 4.2 जूल ऑफ एनर्जी होता है। तो ये आपको न्यूमेरिकल्स में कैलोरी टू जूल और जूल टू कैलोरी कन्वर्ट करने के लिए ये आपको याद करना पड़ेगा, ये वैल्यू, ओके। तो अब हम चलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पर हम जानेंगे कि थर्मोमीटर क्या है। कि थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिससे हमें टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक थर्मोमीटर किस तरीके से टेम्परेचर मेजर करता है। तो इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि क्लॉक टाइम को मेजर करती है। और टाइम को ये कैसे मेजर करती है? क्योंकि क्लॉक के वेरियस पार्ट्स मूव करते हैं, तो पार्ट्स के मोशन से आप टाइम को मेजर करते हैं। क्लॉक के अंदर जो सेकंड आर्म है वो उसका एक सिंगल टिक 1 सेकंड को मेजर करता है। तो सारे टिक अगर इक्वल पैसेज ऑफ टाइम के साथ सेकंड आर्म टिक करता रहे तो आप एक्यूरेटली टाइम को मेजर कर पाएंगे। तो मोशन ऑफ द पार्ट्स गिव्स यू द आइडिया ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, एंड यूजिंग दैट मोशन वी कैन मेजर टाइम यूजिंग क्लॉक।
In the same way, a thermometer is also a device, okay, that measures temperature. लेकिन टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे? जैसे मूविंग पार्ट ऑफ क्लॉक गिव्स यू आइडिया ऑफ टाइम, इन द सेम वे मूविंग, और यू कैन से एनी चेंज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विद टेम्परेचर। अगर कहीं ऐसा है कि कोई सब्सटेंस है जिसकी कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो हम उस चेंज को मेजर करके टेम्परेचर की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो, लेकिन इसका चेंज लीनियर होना चाहिए। तो इसका पहला फीचर ये है कि चेंज इसका कैसा होना चाहिए? चेंज शुड बी लीनियर। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, लीनियर चेंज का मतलब ये है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इस प्रॉपर्टी का, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी का, वो टेम्परेचर के साथ उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो अगर हम इस किसी भी प्रॉपर्टी का ग्राफ बनाएं टेम्परेचर के साथ, तो ये ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है, देन दैट प्रॉपर्टी इज नेम्ड एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर लीनियर ग्राफ नहीं है तो इक्वल चेंज इन टेम्परेचर के साथ वो प्रॉपर्टी इक्वली बिहेव नहीं कर रही है, इक्वली चेंज नहीं हो रही है, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को थर्मोमीटर बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे सब्सटेंस का जिसके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो लीनियरली चेंज नहीं हो रही है, तो हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ थर्मोमीटर बनाने के लिए नहीं करेंगे। तो अब जानते हैं हम आगे कि वेरियस थर्मोमीटर्स जो होते हैं, उन सभी थर्मोमीटर में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से उस सब्सटेंस को थर्मोमीटर के लिए सूटेबल माना जाता है और हम थर्मोमीटर में उस सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। आइए पहले जानते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर उस थर्मोमीटर को कहते हैं जहाँ पर सब्सटेंस जो इसमें यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है मर्क्यूरी मतलब Hg। तो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस तो हो गया मर्क्यूरी क्या हो गया? थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। अब थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस कौन सा होगा जो अभी हमने डिस्कशन किया? थर्मोमेट्रिक मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिसके पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या थी? जो लीनियरली टेम्परेचर के साथ चेंज हो। तो मर्करी के पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है लेंथ। और आप किसी मर्करी को किसी ट्यूब में फिल करें तो उसका जो लेंथ होता है, लेंथ चेंज होता है, लेंथ चेंजेस विद टेम्परेचर, और ये लीनियरली चेंज होता है, चेंजेस लीनियरली विद टेम्परेचर। तो आप 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करेगा तो इसका लेंथ जितना भी बढ़ेगा, सपोज करिए 1 डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए x लेंथ चेंज होता है, अगले 1 डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए फिर से x चेंज होगा, तो टोटल 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए लेंथ का चेंज 2x हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे वैसे इसका लेंथ बढ़ता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होता है मरकरी का लेंथ घटता है। तो मरकरी के लेंथ में चेंज यानी जो एक्सपेंशन होता है मरकरी में, हम उसको टेम्परेचर रीड करने के लिए एक सूटेबल प्रॉपर्टी अज्यूम करते हुए थर्मोमेट्रिक नेचर की वजह से हम थर्मोमीटर में फिल करके ग्लास एक ट्यूब में हम एज ए थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में एक ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है, और इसके जो नीचे का पार्ट है इसको बोलते हैं बल्ब में मरकरी को फिल कर लेते हैं। और एक ग्लास ट्यूब में जब आपने फिल कर लिया मरकरी को तो ये बन गया एक एपरेटस, एक डिवाइस। लेकिन अभी इसके पास कोई स्केल नहीं है। जब आप किसी डिवाइस के साथ स्केल को अटैच करते हैं तो प्रोसेस को कहा जाता है कैलिब्रेशन। अब कैलिब्रेशन के लिए कुछ आपको स्टैंडर्ड लेना होता है कि 0 जो इस स्केल पर होगा वो क्या शो करेगा। तो एक पर्सन थे सेल्सियस, जिन्होंने मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस इस स्केल पर अज्यूम किया। मतलब उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट को एज ए रेफरेंस लिया, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ही कंसीडर्ड दैट टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस टू बी 0 ऑन दिस स्केल। और जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उसको 100 डिग्री सेल्सियस असाइन किया इस स्केल पर। और यहाँ पर 100 डिवीजन इस स्केल पर 0 से 100 के रेंज में मार्क की गई,
और इस तरीके से कैलिब्रेट करके सेल्सियस स्केल बनाया गया। तो कैलिब्रेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है बेसिकली टू असाइन यूनिट और यू कैन से स्केल टू एनी apparatus or you can say instrument based on some standard यहां पे उन्होंने क्या अज्यूम किया कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है, इसको उन्होंने एज ए स्टैंडर्ड ट्रीट किया और एक को 0 और एक को 100 असाइन करके उसको 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करके सेल्सियस स्केल बनाया। जैसे कि आप साइड में डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल, दो स्केल एक कॉमन थर्मोमीटर में इस तरीके से प्रिंट होते हैं। और इसके अंदर जो रेड कलर आप देख रहे हैं मरकरी, इसका लेवल जो इस जगह पर है ये तकरीबन 68 फ़ारेनहाइट के अराउंड है और टेम्परेचर इसका जो सेल्सियस स्केल पर है वो तकरीबन 18-19 डिग्री सेल्सियस है। अब हम आगे के पार्ट में इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टेम्परेचर स्केल्स हैं, एक केल्विन स्केल है, एक सेल्सियस स्केल है, एक फ़ारेनहाइट स्केल है। इसी तरीके से एक स्केल और होता है जिसको बोलते हैं हम र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल की बात करें तो उस पर फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो 0 डिग्री असाइन किया गया है, 0 डिग्री र्यूमर, और बॉइलिंग पॉइंट असाइन किया गया है 80 डिग्री र्यूमर। वहीं केल्विन स्केल पर यही रेंज 273 से 373 मार्क की गई है, सेल्सियस में 0 से 100 जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। एंड फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 फ़ारेनहाइट तक असाइन किया गया है। अगर आप नोटिस करें, ये जो रेंज है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से लेकर के इसके बॉइलिंग पॉइंट की जो रेंज है, और आप हर एक स्केल पर देखेंगे तो इसमें से केल्विन और जो सेल्सियस स्केल है इसका जो रेंज है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करें 373 को 273 से तो आपको 100 डिवीजन मिलेंगी। ऐसे ही सेल्सियस स्केल पर 0 और 100 सेल्सियस को डिफरेंस आप इसका लेंगे तो यहाँ पर भी 100 डिवीजन मिलेंगी। इससे ये पता चलता है कि सेल्सियस स्केल और जो केल्विन स्केल है यहाँ पर 1 डिग्री जो चेंज है, एक डिवीजन जो है वो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर सेम डिवीजन है। चेंज जो है 1 केल्विन चेंज 1 डिग्री सेल्सियस चेंज के बराबर है, जबकि बाकी स्केल्स में ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे कि फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर अगर आप डिवीजन देखेंगे इस रेंज में तो यहाँ पर 180 डिवीजन्स हैं। चलिए किसी टेम्परेचर को हम चारों स्केल पर पता करने के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसे ड्राइव करते हैं। तो किसी भी स्केल पर, जैसे र्यूमर स्केल की बात करते हैं, तो र्यूमर स्केल पे कोई भी टेम्परेचर जो होगा, और आप वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से और रेंज को डिवाइड कर दें, रेंज मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है उस पर्टिकुलर स्केल पर, तो र्यूमर स्केल पर है 80 और ये 0। ये इस तरीके की क्वांटिटी हर एक स्केल पे सेम होती है। तो केल्विन स्केल पर क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन जो होगा 273, एक्चुअली में ये 0.15 होता है यहाँ पर, उसको लेकिन हम इग्नोर कर सकते हैं कभी कभी कैलकुलेशन 0.15 को, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको। और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होगा 373.15 माइनस मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर 32, बॉइलिंग पॉइंट 212 माइनस 32, और ये इक्विवेलेंट होगा सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस के बराबर। अब हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि र्यूमर स्केल पर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 80, केल्विन स्केल पर 273.15 डिवाइडेड बाय 100, फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 डिवाइडेड बाय 180 और सेल्सियस स्केल पर डिवाइडेड बाय 100। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग कि र्यूमर स्केल पर जो टेम्परेचर है, अगर हम पूरे इक्वेशन में से यहाँ से 0 को एलिमिनेट कर सकते हैं और ये या 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वलिटी को, तो हमारे पास ये आ जाएगा र्यूमर स्केल पर 4, यहाँ आ जाएगा केल्विन स्केल पर 5, फ़ारेनहाइट स्केल पर 9 और डिनोमिनेटर में लास्ट में सेल्सियस स्केल पर आ जाएगा 5। तो ये जो फॉर्मूला है ये सारे स्केल्स को रिलेट करता है, ठीक है।
तो अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं फ़ारेनहाइट को और सेल्सियस स्केल, इनको रिलेट करना चाहते हैं कि टेम्परेचर अगर हमें फ़ारेनहाइट में पता है तो सेल्सियस में कितना होगा, या सेल्सियस में पता है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो आइए पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अलग से। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो होगा, इसके लिए आप क्या करिए, इन दोनों को इक्वलिटी में लीजिए और इसको सॉल्व करने के लिए 9 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9/5 T डिग्री सेल्सियस, और 32 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो +32। ये फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कन्वर्जन का। इसी तरीके से केल्विन और सेल्सियस को अगर आप रिलेट करना चाहते हैं तो अब आप इसको सेल्सियस के साथ इक्वेट कर दीजिए। तो T केल्विन जो है -273.15, ये डिवाइड करेंगे जब हम 5 से तो ये इक्वल होता है T डिग्री सेल्सियस 5 के, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो आपको मिलेगा कि केल्विन जो टेम्परेचर है, ठीक है, सेल्सियस टेम्परेचर में 273.15 ऐड करके निकाला जा सकता है। तो ये रिलेशन हो गया केल्विन और सेल्सियस स्केल का। ऐसे ही सेल्सियस और आप र्यूमर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप T डिग्री जो र्यूमर स्केल पर है डिवाइड बाई 4, वो इक्विवेलेंट होगा सेल्सियस में डिवाइडेड स्केल जो टेम्परेचर का है डिवाइड बाई 5। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो र्यूमर स्केल पर जो टेम्परेचर होगा वो 4/5 ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल होगा। इस तरीके से ये रिलेशन यहाँ निकल के, इस तरीके से रिलेशन निकल के आ गया। तो हमारे पास 3 रिलेशन आ गए, सेल्सियस टू र्यूमर, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस टू केल्विन। इन रिलेशंस का यूज़ करके आप किसी भी टेम्परेचर को किसी भी स्केल में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में जब यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे तो हमने एक मरकरी थर्मोमीटर के बारे में बात की, और मरकरी थर्मोमीटर के बारे में कुछ फैक्ट थोड़ा सा मैं और ऐड कर देता हूँ कि मरकरी थर्मोमीटर का जो रेंज है जिस टेम्परेचर को वो मेजर करता है वो -38 डिग्री सेल्सियस से लेके तकरीबन 357 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर करता है। इसी रेंज में ये क्यों ऑपरेट करता है, क्योंकि अगर आप मरकरी के बारे में जानें तो मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 357 होता है। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि मरकरी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा राइज नहीं कर सकता नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में। तो नॉर्मल प्रेशर जो कि 1 atm प्रेशर है, इस केस में बॉइलिंग पॉइंट मरकरी का 357 होता है। तो अगर आप मरकरी थर्मोमीटर को यूज़ करना चाहते हैं ज़्यादा हायर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी राइज करना होगा, चेंज करना होगा, और प्रेशर को बढ़ा करके आप, जैसे कि 1 atm प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट 357 है, अगर आप प्रेशर को 1 atm से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी मरकरी का 357 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। इस मेथड का यूज़ करके मरकरी के साथ में ऊपर भर दिया जाता है इस कॉलम में नाइट्रोजन गैस को, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस फिल करने से प्रेशर बढ़ जाता है इस कॉलम में, और मरकरी जो साथ में कांटेक्ट में है, मरकरी जो इस कॉलम में है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने से आप 500 डिग्री सेल्सियस तक बॉइलिंग पॉइंट को ले जा सकते हैं। तो तकरीबन ऐसे थर्मोमीटर जिसमें नाइट्रोजन गैस फिल की गई है, वो थर्मोमीटर्स, मरकरी थर्मोमीटर्स लगभग 500 डिग्री सेल्सियस रेंज तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक कंडीशन, एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अभी मैंने बोला था कि कैलिब्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्टैंडर्ड हमें एक लेना होता है, और सेल्सियस ने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को एज ए स्टैंडर्ड लिया था। लेकिन मैंने अभी बताया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर बदलने पर बदल जाते हैं। तो फिजिक्स में या साइंस के वर्ल्ड में स्टैंडर्ड वो नहीं कहे जाते जनरली जो आसानी से किसी एक्सटर्नल फैक्टर से चेंज हो जाए। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर पर डिपेंड करता है तो ये एक अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। इसीलिए बाद में, सेल्सियस के काफ़ी बाद, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो कि कैलिब्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस डिसाइड करने में, इसको यूज़ ना करके एक टर्म है जिसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। हर एक सब्सटेंस का एक ट्रिपल पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट को यूज़ करते हैं, वाटर के ट्रिपल पॉइंट को एज ए स्टैंडर्ड टू कैलिब्रेट द थर्मोमीटर, so that we can assign 0 at the correct place using the triple point। अभी हम इसको स्टडी करेंगे डिटेल में।
आगे के पार्ट में। आइए अगला एक थर्मोमीटर देखते हैं जिसका नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब जैसा कि नाम से समझ में आता है कि इसमें गैस यूज होगी जिसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा जाएगा। तो जब भी किसी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखते हैं, अगर वॉल्यूम किसी गैस का अगर किसी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर और टेम्परेचर का रेशो कांस्टेंट होगा। और यू कैन से कि प्रेशर और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होंगे। इसी लॉ को हम गेलुसैक लॉ कहते हैं। इसके अलावा चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ भी हैं जो कि आइडियल गैस पर लागू होते हैं। तो ऐसा गैस हमें लेना होगा जिसका नेचर आइडियल गैस की तरह हो। और आइडियल गैस नेचर को इंश्योर करने के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि गैस डेंसिटी लो होनी चाहिए। टेम्परेचर हाई कर सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर हाई हो सकता है। प्रेशर लो होना चाहिए, तो ये प्रेशर लो होना चाहिए। तो हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और लो डेंसिटी, इस तरीके के फैक्टर्स को अकाउंट में लेकर के किसी भी गैस को हम आइडियल रख सकते हैं। और आइडियल नेचर के केस में गेलुसैक लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये एप्लीकेबल है। तो प्रेशर और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप प्रेशर को टेम्परेचर के साथ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए जब जब गैस आइडियल गैस बिहेवियर, गैस नेचर शो करे, जिसके लिए कंडीशंस हैं। लीनियरली वेरी करने की वजह से प्रेशर इस केस में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन से प्रेशर वेरी हो रहा है। तो टेम्परेचर के वेरिएशन से प्रेशर के वेरिएशन को आप एनालाइज करके किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेजरिंग द प्रेशर। अब कैसे? इसके लिए हम ये गेलुसैक लॉ यूज करते हैं, P/T इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर का रेशो, ये जो P1 T1 का जो रेशो है, वो किसी भी दूसरे इंस्टेंट पर अलग जो टेम्परेचर है उस पर जो प्रेशर होगा P2 T2 टेम्परेचर पर, उसके रेशो के बराबर होगा। इसमें से हम एक स्टैंडर्ड के तौर पर, जैसा मैंने बताया था कैलिब्रेशन ट्रिपल पॉइंट से किया जाता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसमें एक टेम्परेचर हम लेते हैं, ट्रिपल पॉइंट पर जो प्रेशर है वो, और ट्रिपल पॉइंट जो है वाटर का, वो हम एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं। और किसी भी अननोन टेम्परेचर T पर अननोन प्रेशर P को मेजर करके हम अननोन टेम्परेचर T पता कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है, ये इसका वर्किंग फॉर्मूला है जो कि गेलुसैक लॉ से पता चलता है। अब ये काम कैसे करता है? तो मैंने बोला कि वाटर को एज ए स्टैंडर्ड लिया गया है, वाटर के ट्रिपल पॉइंट को। तो पहले थोड़ा समझते हैं कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। एक्चुअली में ट्रिपल पॉइंट क्या है? तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा स्टेट है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस where solid, liquid and gaseous all state coexist all states coexist in equilibrium। इसका मतलब ये कि अगर कोई सैंपल आपके पास ट्रिपल पॉइंट पर है तो उस केस में सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में, या लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में, या गैस में कन्वर्जन, इनके इंटर स्टेट चेंजेस जो हैं वो कोई चेंज अकर होता ही नहीं है, और तीनों के तीनों स्टेट जैसे अवेलेबल हैं वैसे ही रहते हैं। तो और इसको ग्राफिकली थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम प्रेशर को टेम्परेचर के साथ प्लॉट करें वाटर के लिए, तो थोड़ा सा ये ग्राफ इस तरीके का नेचर शो करता है, जिसमें ये जो रीजन है यहां पर लिक्विड जो स्टेट है मटेरियल का वो सॉलिड होता है। इस रीजन में यहां लिक्विड स्टेट होता है,
और यहाँ पर वेपर स्टेट होता है। और ये जो तीनों पॉइंट जहाँ पर तीनों स्टेट ये ज्वाइन करते हैं, ये जो को एग्जिस्ट करता है जो स्टेट, ये ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ नीचे टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा, ये यूनिक वैल्यू होती है, ये ट्रिपल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर PTR इसको हमने लेवल किया है। और वाटर के लिए, फॉर वाटर ट्रिपल पॉइंट जो है, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर ये 611.73 पास्कल होता है। और इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट जो है वो 0.01 सेल्सियस। और सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, अभी हमने बताया था फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे 273.15। इससे ये चेंज होकर के ये केल्विन में चेंज हो गया। इसको लिख सकते हैं हम 273.16 केल्विन। तो सेल्सियस में 0.01 सेल्सियस और केल्विन में 273.16 केल्विन, ये वाटर के ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पर वाटर के तीनों स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। और ये यूनिक वैल्यू है, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर के बदलने या कम ज़्यादा से बदलता नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर का एक के करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट को डिफाइन किया गया है। ये जो एक्सप्रेशन है गैलुसैग लॉ से जो निकल के आया है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का, ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें जो PTR और TTR है, प्रेशर और टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट पर वाटर के लिए, आप ये वैल्यूज़ हमेशा याद रखिए। न्यूमेरिकल्स में इन वैल्यूज़ को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं अननोन टेम्परेचर। अननोन टेम्परेचर अगर आप यहाँ से निकालें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो अननोन टेम्परेचर जो निकल के आएगा T, वो निकल के आएगा टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट, प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इनटू प्रेशर। अब ये प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग मैनोमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैनोमीटर में जो, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, मैनोमीटर में दोनों साइड में एक इस तरफ जो लिक्विड का लेवल सेम नहीं है, तो जितना भी एक्सेस लिक्विड है ऊपर, इस हाइट का जो प्रेशर होगा, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है ρGH, यही प्रेशर इस चैम्बर में जो गैस है इसका होगा। और गैस का प्रेशर जो इसके कांटेक्ट में बाहर जो मीडियम है उसका जो टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग इस गैस का प्रेशर बिहेव करेगा। तो आप जहाँ टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, इस बल्ब को ग्लास बल्ब को उस मीडियम में प्लेस करिए जिसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गैस के अंदर प्रेशर चेंज होगा। तो ये जो लेवल के डिफरेंस है जो मरकरी के मैनोमीटर में, ये जो डिफरेंस है हाइट, ये वेरी करेगा। तो हाइट के वेरिएशन, प्रेशर का वेरिएशन हाइट के वेरिएशन से पता चल जाता है। और जो फॉर्मूला हमारे पास ये जो गैलुसैग वाला है, इस फॉर्मूले से आप प्रेशर ρGH लगा करके यहाँ अननोन टेम्परेचर पता कर सकते हैं बाय मेजरिंग हाइट ऑफ द मरकरी। और यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो रो है ये डेंसिटी ऑफ मरकरी है, जिसकी वैल्यू 13.6 इंटू 10⁻³ kg/m³ होती है। और जो G है, इसका वैल्यू आप जानते हैं, ये 10 मीटर 9.8 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। और H जैसा प्रेशर होगा वैसा H होगा मरकरी कॉलम में, मैनोमीटर के अंदर। तो वहाँ से ये पता चल जाता है। और कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इस तरीके से काम करके हम लोग टेम्परेचर, अननोन टेम्परेचर पता कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये NCERT का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 10.1। सबसे पहले 10.1 सॉल्व करते हैं हम। इस क्वेश्चन में लिखा है कि ट्रिपल पॉइंट नियॉन का 24.57 केल्विन दिया है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रिपल पॉइंट है वो 216.55 केल्विन दिया है। यू हैव टू एक्सप्रेस दीज टेम्परेचर्स ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। तो आइए इसका सॉल्यूशन 10.1 का पहले देखते हैं। तो इसमें नियॉन जो गैस है, इसका टेम्परेचर पहले चेंज करते हैं हम लोग सेल्सियस में। तो केल्विन टेम्परेचर और जो सेल्सियस टेम्परेचर का जो रिलेशन था वो ये था कि जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है हम उसमें 273.15 ऐड करते हैं, जिससे कि केल्विन में टेम्परेचर चेंज हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ केल्विन में टेम्परेचर दिया है और सेल्सियस में निकालना है। तो इसी फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर होगा सेल्सियस में वो केल्विन माइनस 273.15 होगा। और हम ये पहले सॉल्व कर रहे हैं नियॉन गैस के लिए। तो नियॉन गैस के लिए हमें केल्विन टेम्परेचर दिया है ट्रिपल पॉइंट का 24.57, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 273.15
15 और इसका वैल्यू आएगा नेगेटिव में 248.58। तो इतना सेल्सियस टेम्परेचर निकल के आ गया, डिग्री सेल्सियस। अब आपको चेंज करना है इसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में। तो याद रखिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होता है उसका सेल्सियस के साथ रिलेशन क्या था, जो कि रिलेशन था 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। तो 9/5 का वैल्यू होता है 1.8 और टेम्परेचर इन सेल्सियस अभी हमने निकाला था नेगेटिव 248.58 और इसमें 32 ये ऐड हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो ये जो 1.8 और 248.58 का जो मल्टीप्लाई है इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा नेगेटिव 447.44, जिसमें अगर हम 32 ऐड करें तो ये नंबर निकल के आएगा नेगेटिव 415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर CO2 गैस। और जो हमने अर्लियर किया था वो किसके लिए था, वो था ये जो था कैलकुलेशन, ये था फॉर नियॉन गैस। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सेम यही सारे स्टेप रहेंगे, बस टेम्परेचर इन सेल्सियस जो निकालना है पहले हमें। यहाँ पे जैसे हमने फॉर्मूला ये यूज़ किया था इसको यहाँ यूज़ करेंगे। तो इस बार CO2 के लिए हमें ट्रिपल पॉइंट दिया है 216.55, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 273.15 को। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये निकल के आता है नेगेटिव 56.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। अब इसी को हम कर लेते हैं फ़ारेनहाइट में चेंज। तो फ़ारेनहाइट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, लेकिन इस बार हम कार्बन डाइऑक्साइड के लगा रहे हैं। तो 9/5 इंटू नेगेटिव 56.6 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू दिस नेगेटिव नंबर 56.6 प्लस 32। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा 101.88 प्लस 32, ये नेगेटिव में नंबर आएगा। और जब इसमें आप 32 ऐड करेंगे तो 69.88 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आ जाएगा आंसर। तो आपके पास इस तरीके से आंसर आ गए। तो चलिए अब NCERT का एक और प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 10.2। एंड द प्रॉब्लम 10.2 सेज दैट टू एब्सोल्यूट स्केल्स A and B are there. They have triple points of water defined as 200A and 350B. What is the relation between TA and TB? Temperature on A scale and temperature on B scale. इनके बीच में क्या रिलेशन होगा ये निकालना है। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको इस प्रॉब्लम के साथ साथ ये भी बता दूं कि एब्सोल्यूट स्केल क्या है। तो एब्सोल्यूट स्केल जो है उसी को हम केल्विन स्केल या कहिए केल्विन स्केल को ही हम एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम जो ये कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में प्रेशर टेम्परेचर का जो ग्राफ आता है, ये जो स्ट्रेट लाइन, इसी को थोड़ा सा हम फिर से डिस्कस करते हैं। तो प्रेशर टेम्परेचर जो ग्राफ है, अगर टेम्परेचर यहाँ डिग्री सेल्सियस में है तो ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से दिखता है। तो आप ये देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वहाँ पर प्रेशर 0 नहीं है। और इस तरीके का स्ट्रेट लाइन नेचर जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये सिर्फ आइडियल गैस के केस में इस तरीके का नेचर शो होता है। तो अगर हम इस ग्राफ को एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ग्राफ को, तो आपको पता चलेगा कि एक सर्टेन ऐसा टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है जिस टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव 273.15 डिग्री सेल्सियस होती है। इस टेम्परेचर पर यहाँ प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आइडियल गैस का प्रेशर -273.15 डिग्री सेल्सियस पर 0 होता है, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप जो इक्वेशन, जब हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं PV = nRT, यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स हैं और R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में T टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं होता है। ये जो T टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट स्केल पर टेम्परेचर यानी केल्विन स्केल पर टेम्परेचर होता है,
तो सेल्सियस को जब भी आप को टेम्परेचर कोई सेल्सियस में दिया जाए तो आपको उस टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है, देन यू हैव टू पुट दैट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन इन दिस इक्वेशन। सो ये टेम्परेचर जो है ये केल्विन स्केल का टेम्परेचर होता है, और इसी में जब T0 लगाएंगे तभी प्रेशर यहाँ 0 मिलेगा। अगर आप 0 सेल्सियस लगाएंगे यहाँ तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो प्रेशर 0 हो जाना चाहिए, लेकिन केल्विन स्केल पर 0 टेम्परेचर लगाने पर ही प्रेशर आपको 0 मिलेगा, 0 पास्कल। इससे ये पता चलता है कि एक्चुअल टेम्परेचर जो प्रेशर को करेक्टराइज करता है, प्रेशर के बारे में बताता है, वो सेल्सियस टेम्परेचर नहीं बताता है। एक्चुअली एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में आपको पता चलता है केल्विन स्केल से, केल्विन टेम्परेचर से। इसीलिए हमने इसका नाम एब्सोल्यूट स्केल रखा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक टेम्परेचर स्केल है A, एक टेम्परेचर स्केल है B। तो जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कि केल्विन में ट्रिपल पॉइंट जो होता है वाटर का ट्रिपल पॉइंट, इसकी वैल्यू 273.16 केल्विन होती है, और सेल्सियस में 0.01 सेल्सियस होती है। ओके, 0.01 डिग्री सेल्सियस होती है। ये टेम्परेचर जब दोनों स्केल पे मेजर किया गया, A स्केल पर तो ये 200 आता है, और दूसरे स्केल पर जो B स्केल है उस पर 350 आता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। टेम्परेचर सेम है, लेकिन दोनों स्केल्स पर इसकी रीडिंग अलग अलग है, और दोनों ही स्केल एब्सोल्यूट स्केल हैं। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जब टेम्परेचर सेम है लेकिन रीडिंग डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों स्केल पर डिविजन्स डिफरेंट हैं, और डिविजन्स का कैलिब्रेशन डिफरेंट है। तो A स्केल जो है, इस A स्केल पर एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, पहले तो ये निकालते हैं हम लोग। और ये यहाँ पर ये जो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं दोनों, ये दोनों सेम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं जो कि ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर है। तो A स्केल पर ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर 200 आ रहा है, तो एक डिवीजन का वैल्यू A स्केल पर क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, A स्केल पर एक डिवीजन का जो वैल्यू होगा, 1 डिवीजन एट स्केल A, अगर हम निकालें यहाँ तो वो निकल के आए, वो निकाल सकते हैं कैसे, 273.16 जो केल्विन है वही 200 A वैल्यू शो कर रहा है, तो 200 से डिवाइड कर देंगे इसको। इससे आपको पता चल जाएगा कि A स्केल का एक डिवीजन कितने टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही B स्केल के लिए हम कर लेते हैं सेम, 1 डिवीजन एट स्केल B, और इसका वैल्यू निकल के इसी तरीके से हम लिखेंगे। तो 273.16 सेम टेम्परेचर है, लेकिन वो यहाँ 350 डिवीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक डिवीजन का वैल्यू 273.16 डिवाइडेड बाय 350 B स्केल पर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर रीडिंग कोई TA रीडिंग को शो करता है, और ये रीडिंग शो करता है TB, और TA TB जो टेम्परेचर्स हैं वो ट्रिपल पॉइंट के टेम्परेचर्स हैं, तो A स्केल पे जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट एट A स्केल और टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑन B स्केल, ये दोनों सेम टेम्परेचर हैं, क्योंकि आपको पता है कि केल्विन स्केल पर तो इसकी वैल्यू ये है। दोनों टेम्परेचर फिजिकली तो सेम है, तो आप दोनों टेम्परेचर सेम मान लेते हैं, तो आप जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो एक डिवीजन की वैल्यू A स्केल पर 200 है, इसको TA से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ TA जो यहाँ पे रीडिंग होगा उससे, और यहाँ पर B स्केल के लिए 273.16 डिवाइडेड बाय 350, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो TB जो वैल्यू है जो इसके स्केल पे शो हो रही है उस TB से, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इससे ये 273.16 से 273.16 एलिमिनेट हो जाएगा, और TA और जो TB है इसका रेशो आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 350। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो TA TB का जो रेशो है ये आ जाएगा 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए 4/7, और यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो A स्केल पे टेम्परेचर है वो 4/7 टाइम्स टेम्परेचर ऑन B स्केल, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। अब आइए बात करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में। तो जैसे मरकरी थर्मोमीटर में मरकरी की लेंथ चेंज से हमें पता चलता है कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, वैसे ही कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में टेम्परेचर के साथ प्रेशर के वेरिएशन से हमें पता चलता है कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या है।
लेकिन डिजिटल थर्मोमीटर में ना तो मरकरी होता है ना ही गैस। ये वर्क करता है एक बेसिक प्रिंसिपल पर कि यहाँ पर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के चेंज की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो रेजिस्टेंस का चेंज एक्चुअली में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है और रेजिस्टेंस के चेंज से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और इसीलिए डिजिटल थर्मोमीटर के लिए अगर आप लीनियर एक्सप्रेशन देखें जो कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लीनियरली कैसे वेरी करता है, क्योंकि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लीनियर प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ लीनियर होना ही चाहिए। तो इसका जो रिलेशन है वो ये है कि आर नॉट 1 प्लस एल्फ़ा टी माइनस टी नॉट एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पर टी नॉट टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है, ये टी नॉट एक सर्टेन टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है आर नॉट, ओके। और टी टेम्परेचर जो एक अननोन टेम्परेचर है वहाँ पर रेजिस्टेंस है आर। तो इस आर रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करके हम टेम्परेचर टी, अननोन टेम्परेचर टी पता कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में जो ये वैल्यू आप अल्फ़ा देख रहे हैं, इस अल्फ़ा का नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये जो अल्फ़ा है ये हर एक सब्सटेंस का डिफरेंट होता है। जिस सब्सटेंस का वायर बना हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, जो यूज़ किया गया है डिजिटल थर्मोमीटर के सर्किट में, उसका रेजिस्टेंस उस सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अगर हम सब्सटेंस को चेंज कर देते हैं तो अल्फ़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 10.3, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑफ अ सर्टेन थर्मोमीटर वेरीज विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द अप्रॉक्सीमेट लॉ। ये फॉर्मूला अभी हमने देखा ही था। द रेजिस्टेंस इज 101.6 ओम एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 केल्विन एंड 165.5 ओम एट द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड 600.5 केल्विन। तो यहाँ गिवन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को इनिशियल टेम्परेचर अज्यूम करके 273.16 केल्विन को टी नॉट और 101.6 ओम जो इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है इसको आर नॉट अज्यूम कर लेते हैं, और 600.5 केल्विन को टेम्परेचर टी और 165.5 ओम करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है उसको आर अज्यूम करके हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आइए इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आर की वैल्यू हमारे पास है 165.5, आर नॉट की वैल्यू है 101.6, 1 प्लस एल्फ़ा, और टी का वैल्यू हमारे पास है 600.5 और टी नॉट का वैल्यू 273.16। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 1 प्लस एल्फ़ा और इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 327.2434, और 165.5 डिवाइडेड बाय 101.6। इस नंबर को जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब अल्फ़ा 327.34 और इसको हम लिख सकते हैं 165.5 अपॉन 101.6 माइनस 1, एलसीएम ले लेते हैं 101.6, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 165.5 माइनस 101.6, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये निकल के आएगा 63.9 डिवाइडेड बाय 101.6। अब हम लिख सकते हैं कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा वो 63.9 डिवाइडेड बाय 101.6 इंटू 327.34। 101 और 63.9 को डिवाइड करेंगे 63.9 को 101.6 से, तो ये नंबर तकरीबन 0.6 आ जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट नंबर 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। अब अल्फा निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन द रेजिस्टेंस इज दिस। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास दिया था क्वेश्चन में रेजिस्टेंस का रिलेशन,
ये रेजिस्टेंस किसी भी टी टेम्परेचर पर निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या दिया है, टी टेम्परेचर निकालना है, रेजिस्टेंस दिया है। तो अब इसी इक्वेशन को फिर से यूज़ करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि आर की जगह पर 123.4 लगाएंगे और आर नॉट के प्लेस पर हम वही स्टैंडर्ड मानेंगे कि आर नॉट हमारा 101.6 है। 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू हम जानते हैं, निकाल चुके हैं, तो हम उसको अभी फ़िलहाल तो अल्फ़ा लिख देते हैं। अल्फ़ा एक सब्सटेंस का सेम रहता है, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस जो भी है, इसका नाम नहीं दिया है, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू हम पहले निकाली है, वही हम फिर से लगा सकते हैं। टी हमें निकालना है, तो 123.4 डिवाइडेड बाय 101.6, 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस 273.16। आइए थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड को मैं राइट हैंड साइड में लेके आ जाता हूँ। तो ये नंबर अपीयर होगा 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस 273.16 और 123.4 को जब हम डिवाइड करेंगे इसको 101.6 से, तो ये नंबर तकरीबन आ जाएगा 1.21 और टेम्परेचर माइनस 273.16 जब निकालेंगे और आप इस 1 को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, इस 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो 1 माइनस 2.1 माइनस 1 होने से ये हो जाएगा 0.21। तो टेम्परेचर जो होगा और अल्फ़ा डिवाइड में आ जाएगा यहाँ, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो 1.8 10 to the power -3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो t माइनस 273.16 जो है ये निकल के आ जाएगा अप्रॉक्स 111.11। ओके, तो टेम्परेचर को हम 273 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो 273.16 में ये 111.11 ऐड हो जाएगा एंड यू विल गेट नंबर 384.27 केल्विन अप्रॉक्स। तो आपका आंसर ये निकल आया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 10.4 है ये, और ये क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट है ABCD। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट इन मॉडर्न थर्मोमेट्री, वाई। आगे कहा है what is wrong in taking the melting point of ice and boiling point of water as standard fixed points as was originally done in the Celsius scale। तो ये हमने अभी जो वीडियो में स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था ट्रिपल पॉइंट के बारे में, तो ये वही क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा, ट्रिपल पॉइंट को हमने क्यों कंसिडर किया एज ए स्टैंडर्ड, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट डज नॉट चेंज विद प्रेशर। लेकिन ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है आइस और वाटर के लिए, ये प्रेशर के साथ चेंज होते हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड नहीं लेते हैं। तो रॉन्ग क्या है? रॉन्ग यही है कि जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, ये जो दो टेम्परेचर्स हैं आर नॉट कांस्टेंट, और ये चेंज होते हैं, दे वेरी विद प्रेशर, इसीलिए इनको स्टैंडर्ड नहीं लेते हैं। अब बी पार्ट देखते हैं। देयर वर 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इन द ओरिजिनल सेल्सियस स्केल एज मेंशन्ड अबव, which were assigned the number 0 Celsius and 100 degree Celsius respectively. On the absolute scale, one of the fixed point is the triple point of the water. Absolute मतलब Kelvin scale, okay? Which on the Kelvin absolute scale is assigned the number 273.16. ये ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू दे रखी है। What is the other fixed point on the Kelvin scale? तो Kelvin scale जो मैं अभी जब डिस्कशन कर रहे थे हम, तो बताया था कि जो प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ है, ओके, अगर हम सेल्सियस में टेम्परेचर लेते हैं, तो ये जो पॉइंट आता है हर एक गैस के लिए, ये जो पॉइंट आता है यहाँ टेम्परेचर माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं 0 केल्विन। ये फिक्स्ड होता है। दूसरा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है केल्विन स्केल पर, वो 0 केल्विन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन, ओके। सी पार्ट, the absolute temperature T is related to the temperature TC on the Celsius scale by this formula। ये हमने फॉर्मूला भी देखा ही था कि टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर कैसे निकालते हैं, केल्विन टेम्परेचर में से 273.15 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। Why do we have 273.15 in this relation and not 273.16? तो यहाँ जो ये फॉर्मूले में ये जो नंबर आ रहा है, इसको हम 273.15 क्यों लिया है, 273.16 क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर ये है कि
सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है कि ऑन सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करस्पॉन्ड्स टू 273.15 केल्विन। तो जिसके करस्पॉन्ड करता है, इसी वजह से हमें 273.15 की वैल्यू केल्विन में से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, जिससे कि आप एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस अचीव कर पाएँ सेल्सियस में। इस वजह से 273.15 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ना कि 273.16 को। जो डी पार्ट है इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एन एब्सोल्यूट स्केल। एक एब्सोल्यूट स्केल है, एब्सोल्यूट स्केल मतलब केल्विन स्केल जैसा स्केल, जिसका यूनिट इंटरवल जो साइज है वो फ़ारेनहाइट स्केल के बराबर है। तो उस स्केल पर व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो हमें इस डिस्कशन में इसमें ये दिया गया है कि यूनिट इंटरवल ऑफ एब्सोल्यूट स्केल फ़ारेनहाइट स्केल के बराबर है, ये दिया है। लेकिन हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहीं से स्टार्ट करना होगा कि हमें क्या दिया है कि यूनिट साइज जो है ऑन एब्सोल्यूट स्केल ये बराबर है किसके? फ़ारेनहाइट स्केल के। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब एब्सोल्यूट स्केल जो है इसको हम केल्विन स्केल बोलते हैं। तो जो केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल के बारे में हमें एक बात और पता है। क्या पता है? कि केल्विन स्केल पर 1 केल्विन जो टेम्परेचर चेंज है वो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज के बराबर होता है। हम सेल्सियस से क्यों रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें सेल्सियस हम फ़ारेनहाइट से रिलेट करना हमारे लिए आसान है, ठीक है। और वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है जो केल्विन स्केल पर हमें पता है, वो इस वैल्यू हम जानते हैं कि 273.16 केल्विन वैल्यू वाटर के ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू है, ठीक है। हमें ये भी पता है। तो पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके केल्विन स्केल को रिलेट कर लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल से। कैसे रिलेट करेंगे? पहले हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस जो सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट स्केल पर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो 1 डिग्री जो सेल्सियस का चेंज होगा वो 180/100 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। तो 1 डिग्री चेंज की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली कि ये सॉल्व करके ये आ जाएगा 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आ गया। 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन चेंज के बराबर है, तो इसीलिए हम इसको 1 केल्विन भी लिख सकते हैं, जो कि हो गया 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 1 केल्विन अगर 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो हमारे लिए कंडीशन दी है कि एब्सोल्यूट स्केल फ़ारेनहाइट स्केल के बराबर है, तो इस स्केल पर जो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर होगा, 1 केल्विन अगर 9/5 फ़ारेनहाइट के बराबर है तो 273.16 केल्विन कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? ये यूनिटरी मेथड जैसा है कि 1 केल्विन टेम्परेचर 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो 273.16 यानी ट्रिपल पॉइंट जो वाटर का है वो केल्विन में हमें पता है ये कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 9/5 इंटू 273.16 इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद आती है 491.688 और राउंड ऑफ अगर आप करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 491.69 इतने डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन 10.5 ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 आइडियल थर्मोमीटर्स हमें दिए हैं, थर्मोमीटर ए, थर्मोमीटर बी। एक में ऑक्सीजन फिल की गई है, दूसरे में हाइड्रोजन फिल की गई है। तो जो थर्मोमीटर ए है इसमें ऑक्सीजन है, ओके, और जो थर्मोमीटर बी है इसमें हाइड्रोजन है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का एक उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। और हमें पता था कि हमने इसमें एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, याद हो आपको, प्रेशर
एट ट्रिपल पॉइंट एंड टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट का रेशो किसी भी प्रेशर और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के रेशो के बराबर होता है, जो कि गेलू-सैक्स लॉ था। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। इसमें क्या दिया है, हमारे पास एक टेबल है। थर्मोमीटर ए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को ये रीड करता है और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर को इतना रीड करता है। जो थर्मोमीटर बी है वो सेम चीज़ को क्या रीड करता है वो आपको दे रखा है। तो पहले पार्ट में क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एज रेड बाय थर्मोमीटर ए एंड बी। तो आपको ये फॉर्मूला थर्मोमीटर ए के लिए पहले लगाना है और फिर थर्मोमीटर बी के लिए लगाना है, और दोनों केस में आपको टी पूछा है। इस फॉर्मूले में जो टी है वो निकालना है। तो अगर आप थर्मोमीटर ए के लिए करेंगे तो हम इसको फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब प्रेशर ऑफ ट्रिपल पॉइंट आपको दिया है इस क्वेश्चन में वाटर के लिए कि वो ये नंबर है। ओके, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे 1.250। ये ए स्केल के लिए मैं कर रहा हूँ, ए थर्मोमीटर के लिए, डिवाइडेड 10/5 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट। ये आपको पता होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये वाटर के लिए 273.16 होगा, इक्वल टू, अब यहाँ पर आप ले लीजिए कि नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर क्या दिया है आपको, वो दिया है 1.797 10⁵ और टेम्परेचर जो ये रीड करेगा ए थर्मोमीटर, उसको मैंने नाम दिया टी ए। सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट जो है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/5 कैंसिल हो जाएगा। टी ए को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा 1.797 डिवाइडेड बाय 1.250 इंटू 273.16। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप इसको डेसिमल को रिमूव करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो आपको यहाँ नंबर मिलेगा 1.4376। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 273.16 से, देन यू विल गेट टेम्परेचर रेड बाय थर्मोमीटर ए, दैट इज़ 393.69 केल्विन। अब इसी तरीके से हम थर्मोमीटर जो बी रीड करेगा उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। फॉर थर्मोमीटर बी, ये ए के लिए था, फॉर थर्मोमीटर ये ए के लिए था। अब बी के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हम डेटा यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो प्रेशर है वो थर्मोमीटर जो बी रीड करता है वो ये रीड करता है 0.200 10⁵, और ट्रिपल पॉइंट पर टेम्परेचर हम जानते हैं कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल पर। और सल्फर के लिए हमें जो मेल्टिंग पॉइंट दिया है वो ये दिया है, और इसको डिवाइड कर देंगे। जो टेम्परेचर रीड करेगा स्केल टी बी, तो टी बी को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से टी बी निकल के आएगा 10⁵ से यहाँ 10⁵ कट गया, 0.287 डिवाइडेड बाय 0.200 इंटू 273.16। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, तो डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नंबर मिलेगा। ओके, और इसको आप ऐसे सिंपल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 1 2 4 3 435 इंटू 237.16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नंबर आपको आएगा 391.98 केल्विन। तो टेम्परेचर 20 के लिए रीड करेगा, टेम्परेचर ए के लिए रीड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी का टेम्परेचर एक्चुअली में, थर्मोमीटर दो हैं लेकिन सेम इवेंट का जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, दोनों टेम्परेचर स्केल्स पर, थर्मोमीटर्स पर अलग अलग आएगा। तो जो बी पार्ट है वो यही क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड द स्लाइट डिफरेंस इन द आंसर्स ऑफ थर्मोमीटर ए एंड थर्मोमीटर बी। और ये दिया है कि थर्मोमीटर फॉल्टी नहीं है, और इस डिस्क्रिपेंसी को, जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट फर्दर प्रोसीजर इज नीडेड इन द एक्सपेरिमेंट टू रिड्यूस, इन दोनों वैल्यूज़ को सेम कैसे कर सकते हैं। दोनों थर्मोमीटर एग्जैक्टली सेम वैल्यू रीड करें, क्योंकि सेम सब्सटेंस का टेम्परेचर रीड कर रहे हैं वो, तो सेम कैसे किया जा सकता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको याद हो, अगर ये जो गेलू-सैक लॉ है ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए है, और ये जो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है ये आइडियल नेचर अगर शो नहीं कर रही हैं तो ये ज़रूरी, इससे जो फॉर्मूले से जो वैल्यूज़ आएंगी वो डिफ़र करेंगी। तो इसका आंसर यही है कि यूज्ड गैसेस
आर नॉट शोइंग परफेक्टली आइडियल बिहेवियर। तो इसलिए डिफरेंस आएगा। अब डिफरेंस कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो गैस अगर आइडियल नेचर शो करें, तो गैस कोई भी हो, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, तो दोनों थर्मोमीटर सेम ही वैल्यू रीड करेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना होता है? टू इंश्योर आइडियल बिहेवियर। तो गैसेस का जो आइडियल बिहेवियर है वो लो प्रेशर पे होता है। टू इंश्योर आइडियल बिहेवियर, रीडिंग्स जो, अगर आप देखें ना रीडिंग्स में प्रेशर क्या है, 10⁵ पास्कल, ये हाई प्रेशर है, और इसको आप जितना लो रखेंगे उतना रीडिंग एक्यूरेट आएगा। और गैस, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि गैस आइडियल नेचर शो करेगी। टू इंश्योर आइडियल बिहेवियर, रीडिंग ऑफ टेम्परेचर टू बी कैरीड आउट एट लो प्रेशर। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। थैंक यू।